नमस्कार। गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज बात करते हैं एक आईपीओ की जो कल से खुल रहा है और ठीक ठाक आईपीओ है। आज इस कंपनी के बारे में जानेंगे, इसकी कंपनी के बिज़नेस मॉडल के बारे में जानेंगे और इसके वैल्यूएशन को समझने की कोशिश करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लिस्टिंग के समय अगर तेज़ खुले तो लेने लायक है या नहीं है। कंपनी का नाम है वो आप जान ही गए होंगे, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज। तो देखिए, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज जो है वो उसका प्रमोटर है एचडीएफसी बैंक, और ये जो है एक एनबीएफसी है, एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और अपर लेयर एनबीएफसी है। अब ये अपर लेयर एनबीएफसी क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि जो जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये आपस में एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन आपस में होता है। और एक अगर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कोई प्रॉब्लम आती है तो पूरे के पूरा सिस्टम जो है ना, फाइनेंशियल सिस्टम, इसको डूबने का खतरा पैदा हो जाता है। तो आरबीआई ने कुछ पैरामीटर्स के हिसाब से, साइज़ है, फिर कितना रिस्क है, इस तरह के कुछ पैरामीटर लेके एक लिस्ट निकाली। उनमें से जो टॉप के कुछ एनबीएफसीज थे उनको अपर लेयर एनबीएफसी का दर्जा उन्होंने दिया और उनको ये कहा कि भाई आपको जो है ना, आपकी लिस्टिंग आवश्यक है, यानी कि आप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होइए, अनलिस्टेड नहीं रह सकते। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों है? तो देखिए, ऐसा इसलिए है कि पहली चीज़ तो उस जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है हमेशा, क्योंकि जैसे जैसे लोन देता है, जैसे जैसे लोन बुक की साइज़ बढ़ती है, वैसे वैसे उसको और पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि लोन से जो पैसा वापस आता है वो तो किश्तों में आता है, और जब आप लोन देते हैं वो एक साथ देते हैं। समझ गए? तो एक चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ क्या है कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि आपको रेगुलरली, क्वार्टरली अपने रिजल्ट देने पड़ेंगे, आपको रेगुलर अपडेट्स देने पड़ेंगे, पब्लिक की नज़र रहती है, रिसर्च एनालिस्ट की नज़र रहती है, और दो बड़े रेगुलेटर, यानी कि अगर वो अनलिस्टेड होती है तो केवल आरबीआई ही उसको कंट्रोल करता है, लेकिन जैसे ही वो लिस्ट हो जाती है तो वैसे दो रेगुलेटर जो है ना, यानी आरबीआई और सेबी, वो दोनों पिक्चर में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये एक इस तरह की एक्सरसाइज है जिससे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को या भारत के फाइनेंशियल सिस्टम को कोई झटका ना लगे, इसलिए ये अपर लेयर एनबीएफसी का कंसेप्ट लाया गया आरबीआई द्वारा, और इसीलिए आरबीआई उनको लिस्टिंग के लिए कहती है। अब बात करते हैं ये क्या करती है, कितनी बड़ी साइज़ है, किस तरह से भारत में इसका फैलाव है। तो देखिए, ये लोन बुक साइज़ के हिसाब से, मतलब कितने लोन उन्होंने अभी तक बांट दिए, उसके हिसाब से भारत की चौथी सबसे बड़ी एनबीएफसी है। और अब देखिए ये करती क्या है, ये चार इसके सेगमेंट हैं। तो पहला सेगमेंट है एंटरप्राइज लैंडिंग। तो एंटरप्राइज लैंडिंग का मतलब ये है, आपको एक बात ये समझनी है कि लोग जो है ना, इसको बजाज फाइनेंस से कंपेयर कर रहे हैं, लेकिन आप बजाज फाइनेंस का बिजनेस मॉडल और इस कंपनी का बिजनेस मॉडल, यानी एचडीएफसी फाइनेंशियल सर्विसेज का बिजनेस मॉडल, दोनों बिल्कुल अलग है। और इसी कारण से इनका जो वैल्यूएशन है ना, वो गैप आएगा, वो आगे मैं पूरा डिस्कस करूंगा इस चीज़ को। तो देखिए, ये जो लोन देती है ना, ये स्मॉल, जो एमएसएमई जो होता है ना, मीडियम एंड स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस, उन लोगों को ये लोन देती है। तो एंटरप्राइज लैंडिंग में ये बिजनेस लोन देती है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है, गोल्ड लोन देती है, फिर ये ट्रैक्टर लोन देती है, कमर्शियल व्हीकल के लिए लोन देती है, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कोई हुआ, आपने कोई जेसीबी खरीदना है आपको, इस तरह की लोन देती है। फिर पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, फ्रिज, टीवी वगैरह के लिए, और माइक्रो फाइनेंस वाले लोन ये देती है। तो इसका जो एंटरप्राइज लैंडिंग है, यानी कि बिजनेस लोन, ये जो एमएसएमई वगैरह को देती है, उसमें 28% इसके लोन का टोटल 28% देती है। जो ये ट्रैक्टर लोन और कमर्शियल व्हीकल लोन, जो असेट फाइनेंस जिसको बोलते हैं, यानी कि आप ऐसे लोन जिसको आप कोई प्रोडक्टिव यूज़ में इस्तेमाल करें, ठीक है, जैसे ट्रैक्टर को आप खेती के लिए काम करते हैं, खेती में काम लाते हैं, फिर जो उससे कुछ पैदा होता है तो उससे लोन आप चुका देते हैं, तो असेट फाइनेंसिंग। तो असेट फाइनेंस से इनको 34%, इनके टोटल लोन्स का 34% है। और ये जो कंज्यूमर फाइनेंस है, जिसमें पर्सनल लोन, ऑटो लोन वगैरह जो है, ये 38% है। अब देखिए,
इनकी जो टोटल लोन बुक साइज़ है ना वो 1,07,000 करोड़ की, 1,07,000 करोड़ की टोटल लोन बुक है। इसमें से जो सिक्योर्ड लोन बुक है वो 73% है और जो अनसिक्योर्ड है वो 27% है। इस चीज़ का क्या मतलब है? सिक्योर्ड का मतलब ये है कि गिरवी कोई चीज़ रख के जब लोन आप देते हैं तो उसको सिक्योर्ड, जैसे हाउसिंग लोन है मान लीजिए, तो हाउसिंग लोन में क्या, हाउस जो होता है ना वो घर होता है जिस पे लोन दिया था, वो गिरवी होता है बैंक के पास। तो उसमें से अगर मान लीजिए लोन कोई चुका नहीं पाता तो उस बैंक का उसके ऊपर कब्जा हो जाता है और उसको बेचकर बैंक अपने पैसे उगा लेता है। और ये पर्सनल लोन टाइप के जो लोन्स हैं ये जो है ये अनसिक्योर्ड लोन्स में आते हैं, क्योंकि इसमें कोई आपका कोई कोलेट्रल या गिरवी रखने जैसी चीज़ नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें, अब इसके कंपैरिजन जैसे मैंने बताया इनकी लोन बुक 1,07,000 करोड़ है और बजाज फाइनेंस की जो लोन बुक है ना वो 4,17,000 करोड़ है, यानी कि करीब करीब इससे 4 गुना बड़ी है। अब ये इनका जो फोकस है, ये बात आपको समझने की है कि क्यों ये बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी नहीं है। पहली चीज़, इसका जो फोकस है ना वो अंडर सर्व्ड और अंडर बैंक्ड कस्टमर के ऊपर, यानी कि ऐसे कस्टमर्स जिनको आज तक को किसी ने लोन नहीं दिया, जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है। क्रेडिट हिस्ट्री का मतलब ये है कि जब अपन लोन देते हैं उसके बाद वो चुका देता है तो बैंक में एक उसकी हिस्ट्री क्रिएट हो जाती है और वो सिविल में चली जाती है। तो जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, जिनको कभी किसी ने लोन नहीं दिया दूर दराज के इलाकों में, तो ऐसे कस्टमर मतलब अंडर बैंक्ड और अंडर सर्व्ड, वहाँ पर उन लोगों को ये लोन देते हैं और लो टू मिडिल इनकम के लोन देते हैं। यानी कि अगर आप बजाज फाइनेंस को देखें, एक हमने वीडियो भी बनाया था जब बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स आए थे तब, तो बजाज फाइनेंस जो है ना बड़ा स्ट्रॉन्ग लोगों को लोन देता है, यानी सैलरीड क्लास को देगा, प्रोफेशंस को देगा, और प्रोफेशंस में ऐसे प्रोफेशंस को देगा जो हायर इनकम ग्रुप में हो, ताकि उसका लोन जो है ना वो वापस आराम से आए। तो ये रिस्क मैनेजमेंट का तरीका है। अब इनका भी एक देखिए फोकस इनका जो है अंडर बैंक्ड और अंडर सर्व्ड की तरफ है, लेकिन ये रिस्क कैसे मैनेज करते हैं ये आगे हम देखेंगे। फिर इनका फैलाव अगर देखें, 80% इनकी जो ब्रांचेस है ना वो जो टॉप 20 इंडिया की सिटीज़ हैं उससे बाहर हैं, और 70% जो ब्रांचेस है ना वो टियर 4 शहर या टियर 5 टियर 6, 70% ब्रांचेस टियर 4 या टियर 5 6 इस तरह के जो मतलब बहुत ही छोटे टाउन्स हैं ना वहाँ पर है। तो अब आप देख लीजिए कि इनका फोकस और बजाज फाइनेंस का फोकस बिल्कुल अलग अलग है। अब इनके जो कस्टमर्स हैं, सैलरीड हो गया, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया, फिर बिजनेसमैन हो गए, एंटरप्रेन्योर्स हो गए, और रिस्क मैनेजमेंट का इनका तरीका आप ये देखिए बहुत ही छोटे लोन देते हैं ताकि वो लोन जो है ना वो बहुत सारे लोगों में बंट जाए। तो जैसे, और अब एक साथ तो कोई डूबेगा नहीं सारे लोन की, भाई सारे लोन एक साथ डूब गए। तो इनका जो एवरेज टिकट साइज़ है, यानी ऑन एन एवरेज इनका किसी व्यक्ति को अगर लोन दिया है तो 1,65,000 का ऑन एन एवरेज टिकट साइज़ है। अब किसी को 10 करोड़ का लोन दे दिया तो वहाँ तो डूबते ही इनकी बुक पे कुछ फ़र्क आता है या इनकी फाइनेंशियल हेल्थ पे कुछ फ़र्क आता है। लेकिन ये 1,65,000 का अगर छोटा लोन है तो अगर 1, 2, 5 डूब भी जाएँ तो बहुत ज़्यादा फ़र्क इनमें आता नहीं है। अब बात करते हैं कि इनके जो टॉप 20 कस्टमर्स हैं, मतलब जिनको इन्होंने ज़्यादा लोन भी दे रखा है, तो टॉप 20 कस्टमर्स जो होते हैं वो इनकी टोटल लोन बुक का मात्र 0.34% है, यानी आधा % से भी कम है वो। तो कहने का मतलब ही इनका रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो छोटे छोटे लोन दो और बहुत सारे लोगों को बांटो, और उनमें से सारे तो डूबेंगे नहीं। तो इसी तरह का इनका बिजनेस मॉडल है। फिर इनकी जो टोटल ब्रांचेज हैं 1771 ब्रांचेज हैं, 1170 देश के 1170 टाउन्स को कवर करती हैं, और 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी, यानी पैन इंडिया प्रेजेंस है इनकी। फिर ये डिजिटल लैंडिंग भी करते हैं और ब्रांच के थ्रू भी करते हैं। अब ब्रांच में जो है वो खुद की फोर्स भी है, यानी एम्प्लॉयड भी है, वो भी लोन के लिए फील्ड में जाते हैं, लोन देने के लिए कस्टमर्स को कांटेक्ट करते हैं, और इनकी डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज, यानी जो डीएसए जिसको बोलते हैं, जो इनकी एजेंट भी हैं, ठीक है, उसके थ्रू भी ये काम करते हैं।
अब बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट इसका जो एस्पेक्ट है ना, वो है फाइनेंशियल्स। तो देखिए, कोई भी एनबीएफसी होता है उसमें दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट है वो उसको वैल्यू करने के लिए। पहली चीज़ है कि उसके एनपीएस कितने हैं, यानी कि उसमें से जो उसने लोन बांटे उसमें से वो कितने लोन उसके वापस नहीं आए, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ है वो है प्राइस टू बुक। तो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जब भी हम वैल्यूएशन करते हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहले आपको उसके ग्रॉस और नेट एनपीएस देखने। ग्रॉस और नेट एनपीए क्या होते हैं मैं अभी बताऊंगा आपको। दूसरी बात, आपको उसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखनी है, प्राइस टू अर्निंग्स नहीं देखनी है आपको, क्योंकि मेन मीट्रिक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में प्राइस टू बुक होती है। तो अब समझ लेते हैं ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को। लोन देने के बाद जितना अमाउंट मेरे पास वापस नहीं आया है, यानी कोई चुका नहीं रहा है, तो उतने अमाउंट को मैं ग्रॉस एनपीए बोलता हूँ, ठीक है। और इसमें से मैं ये मानता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने 100 करोड़ का लोन दिया, उसमें से आपको 5 करोड़ के लोन का पैसा आपके पास वापस नहीं आया, ठीक है। अब आप जो तो 95 करोड़ जो हुआ ना, वो तो आपकी फेयर बुक हो गई, और जो 5 करोड़ हुआ ना, ये आपके ग्रॉस एनपीए हो गए। अब 5 करोड़ में से आप ये सोचते हैं कि ये इसमें से 2 करोड़ तो लगता है पक्का ही डूबेगा, तो आप क्या करते हो, अपने प्रॉफिट में से वो 2 करोड़ माइनस कर देते हो। तो अब जो फिगर 5 करोड़ में से 2 करोड़ माइनस करने के बाद जो फिगर आया, यानी 3 करोड़, ये आपके नेट एनपीएज हो गए। तो इस तरीके से इसको आप समझते हैं। तो ये दोनों फिगर जो है ना, नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए, दोनों कम होने चाहिए। जितने कम होते हैं उतना अच्छा है। ऐसे ही प्राइस टू बुक जो है उसको भी समझने का तरीका ये है कि आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर रॉ मटेरियल, यानी बैंकिंग में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में या लेंडिंग वाले बिजनेस में जो रॉ मटेरियल है ना, वो आपका पैसा है। तो आप ये देखो कि उसके पास जितना पैसा है और जितना उसने कमा लिया, कोई भी लेंडिंग इंस्टीट्यूशन ने पहले तो खुद की इक्विटी हुई और उस इक्विटी के ऊपर खुद भी रिटर्न भी तो जनरेट कर रहा है वो। तो कुल जितना उसके पास टोटल पैसा है, चाहे वो शेयर होल्डर्स का हो और चाहे उसके प्रॉफिट्स के फॉर्म में हो, उन दोनों को वो पर शेयर कितना है, वो उसकी मोटे मोटे तौर पर बुक वैल्यू कहलाती है। और जब मैं इस बुक वैल्यू को प्राइस से डिवाइड करता हूँ तो मुझे प्राइस टू बुक आती है। तो अब बात करते हैं कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की बुक वैल्यू कितनी है। तो देखिए, इसकी जो बुक वैल्यू है ना, वो 198.8 है, और इसका जो प्राइस बैंड है वो 700 से 740 है। तो अगर मैं अपर प्राइस बैंड मान लूँ तो प्राइस टू बुक जो है, मतलब 740 पर इसकी प्राइस टू बुक जो है ना, वो 3.7 होती है। और इसकी जो पेरेंट है एचडीएफसी बैंक, उसका जो प्राइस टू बुक है ना, वो 2.88 ही है। इसका 3.7 आ रहा है, उसका पेरेंट का 2.88 ही है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये जो कंपनी है ये कहीं ना कहीं चोलामंडलम और एल&टी फाइनेंस, यानी चोला फाइनेंस और एल&टी फाइनेंस के कहीं बीच की कंपनी है, क्योंकि इसके जो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के जो लोन्स हैं वो 1,07,000 है, एल&टी के 98,000 करोड़ है और चोला के 1,84,000 करोड़ है। तो ये काफ़ी नज़दीक एल&टी फाइनेंस के है। फिर प्राइस टू बुक एचडीबी की 3.7 है, चोला की 5.5 है और एल&टी की 1.9 है, एल&टी फाइनेंस की। ग्रॉस एनपीए हैं वो एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज के 2.3 हैं, चोला के 2.8% है और एल&टी के 3.3% है। और नेट एनपीएस एचडीबी के 1% है, चोला के 1.5% है और एल&टी के 1% है। रिटर्न ऑन एसेट्स अगर मैं मानूं, यानी टोटल जो मेरी लोन है, लोन बुक है, उस पर मैं एक्चुअली कितना % रिटर्न जनरेट कर रहा हूं, तो एचडीबी का 2.2 आरओए है रिटर्न ऑन एसेट्स, चोला का 2.4 है और एल&टी का भी 2.4% है। अगर मैं बजाज फाइनेंस से कंपेयर करूं तो बजाज फाइनेंस की जो बुक है ना, वो इससे 4 टाइम्स है, यानी लोन बुक उनकी 4 टाइम्स है। प्राइस टू बुक एचडीबी की 3.7 है,
बजाज की 6.4 है, एचडीबी की जो ग्रॉस एनपीए वो 2.3 है, जबकि बजाज के 1.2 है। नेट एनपीए एचडीबी का 1 है, बजाज का 0.6 है। और आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स एचडीबी का 2.2 है और बजाज का 4.6, यानी इससे डबल है। तो इसलिए ये दो चीज़ें तो कंपेरेबल नहीं है, यानी बजाज फाइनेंस को एचडीबी से कंपैरिजन जो है ना वो उचित नहीं है। और इसीलिए बजाज की जो बुक प्राइस टू बुक है 6.4, वो इसको नहीं दी जा सकती। तो अब बात करें कि इसको एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखिए ये जो है ना, जैसे मैंने बताया चोलामंडलम फाइनेंस और एलएनटी फाइनेंस इसके बीच की कंपनी है। तो चोला की जो प्राइस टू बुक है वो 5.5 है और एलएनटी की 1.9 है और एचडीबी की 3.7 है। ठीक है, तो मैं ये मानूं कि अगर इसकी प्राइस टू बुक 3.7 की जगह फेयर प्राइस टू बुक 4 हो तो इसका भाव आता है करीब करीब 795 फेयर वैल्यू 4 की बुक से। तो राउंड फिगर में समझ लें तो 800 रुपया। और अगर मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ को बढ़ा दूं तो मैं 5 की अगर इसको बुक दे दूं जो जस्टिफाइड नहीं है, मैं एक्सट्रीम केस की बात कर रहा हूं, तो इसका प्राइस जो आता है वो 994 आता है, यानी राउंड फिगर में 1000 रुपीज़। तो अब आप ये समझ लीजिए कि 800 से लेके 1000 रुपये तक का जो इसका भाव है ना वो इस रेंज में मूव करना चाहिए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि जिस तरह का इसका बिजनेस मॉडल है उस तरीके से इसका जो भाव है वो मेरे विचार से 800 825 इससे ऊपर इसकी फेयर प्राइस नहीं होनी चाहिए। इसी 800 या 800 के आसपास इसकी लिस्टिंग होनी चाहिए। और अगर ये शेयर आपको कहीं 800 से ऊपर मिलता है तो ये कहीं भी इसका वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है। उस समय कोई भी निवेशक जो है ना वो ज़बरदस्त रिस्क ले रहा है। हाँ, प्रमोटर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक जो इसका ओवरहैंग है वो आप समझ लीजिए जो इसमें सबसे बड़ा रिस्क है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार इनको अगले 2 सालों में अपना स्टेक यानी एचडीएफसी बैंक को अपना स्टेक घटाकर 20% लाना है और ये इसके ऊपर ओवरहैंग हमेशा रहेगा, 2 साल तक तो कम से कम रहेगा ही रहेगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि ज़बरदस्ती ट्रैप होने की जगह आप जो मैंने मीट्रिक बताया है उस पर ध्यान दीजिए। और ज़बरदस्ती या तो आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो वेल एंड गुड, तो आप इसको डीमेट में रख के आराम से लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। लेकिन अगर आप लिस्टिंग के समय अगर ओवर वैल्यूएशन हुआ, 800 से ऊपर कोई भी वैल्यूएशन हुआ, तो आप ये समझिए आप रिस्की टेरिटरी की तरफ जा रहे हैं अगर आपने उस लिस्टिंग में 800 रुपये से ऊपर खरीदा तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।